हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल और रीतिकाल को समझा था कुछ पॉइंटों के माध्यम से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। जो लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें। आज मैं भाषा से रिलेटेड प्रैक्टिस सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो इसमें हमने 100 प्रश्नों को रखा है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों जितना भी आपका स्कोर बने वो हमें ज़रूर सेंड करें, और अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, लिखने के ढंग को भाषा कहते हैं, भाषण देने की कला को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला सही है, ठीक है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। जो लिखने की कला है वही, जो भावों के आदान प्रदान को ही हम भाषा कहते हैं, ये के साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हमारा दूसरा है। दूसरा प्रश्न है, लिपि कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग को लिपि कहते हैं, मौखिक भाषा को लिपि कहते हैं, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, या इनमें इन सभी को कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर 3 वाला, क्योंकि भाषा के लिखने की जो विधि है वही एक लिपि है। जब परिभाषा लिखेंगे वही यही परिभाषा है इसकी लिपि की, कि भाषा के लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। मतलब भाषा के मूल रूप से जो भेद किए गए हैं, कहीं कहीं 2 भेद किए गए हैं और कहीं कहीं 3 भेद किए गए। तो आप लोग तीनों भेद देखेंगे इसमें। एक होता है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा, ठीक है, और तीसरा जो रूप है वो है सांकेतिक भाषा, ठीक है। सांकेतिक भाषा, ऐसे करके हमारे भाषा के 3 रूप मिलते हैं। तो इसमें बताना है जो बोलकर बोली जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं। तो उसे मौखिक भाषा ही कहेंगे, क्योंकि मुंह से बोला जाता है, इसलिए इसे मौखिक भाषा का रूप मानेंगे, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, लिखित भाषा का अर्थ होता है। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? लिपि को समझने, या फिर विचारों को विचारों का लिखित रूप, ठीक है, या फिर किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, या फिर विचारों को बोल कर लिखना। तो हम किसे कहेंगे? जो लिखित भाषा है वो कहेंगे कि जो विचारों का लिखित रूप है वही एक लिखित भाषा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो बताना है हमको कि अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, संस्कृत। तो हम सभी लोग जानते होंगे कि जो हिंदी की उत्पत्ति है वो संस्कृत से मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। जननी कहा जाता है, इसीलिए इसका जो आरंभ होता है वो संस्कृत से होता है। इसके बहुत सारी चीज़ें संस्कृत से मिली जुली भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं संस्कृत से और हिंदी की, तो इसीलिए इसे संस्कृत से ही मानते हैं। दूसरा है, संविधान में किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? ठीक है, हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। कितनी भाषाओं को, यही प्रश्न है भाई, कितनी भाषाओं को मिली है? तो 22 है, 21 है और 20 है, 25 है। तो ऑप्शन आंसर ए सही हो जाएगा। टोटल 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई है, और पहले ये 18 भाषाएं थीं, ठीक है। इसके बाद 4 भाषाएं और इसमें मिला दी गई थी, उसके बाद इसमें टोटल 22 भाषा हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब दूसरा प्रश्न है,
हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषाओं की कितनी, जो हिंदी भाषाओं को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हमारी हिंदी भाषा से निकलती हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं हमारी हिंदी भाषा की। ठीक है, 5 उपभाषाएं भी बताएंगे हम किसी दिन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा है यानी कि कहीं छोटे छोटे मतलब एरियाज़ होते हैं, उनमें अलग अलग की बोलियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं, विभाषा कहते हैं या फिर बोली कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। आंसर हो जाएगा ए सही। जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा या फिर बोली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा के लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा को जो लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह बनाए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा लिपि। ठीक है, लिपि है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा का उद्भव हुआ है कब से? विचारों के आधार पर भाषा का जो उद्भव हुआ है वो किस प्रकार से हुआ? विचारों के आधार पर हुआ, लिपि के आधार पर हुआ, ध्वनि के आधार पर हुआ या आवश्यकताओं के आधार पर हुआ है? तो जो लिपि का आरंभ हुआ यानी लिपि का जो जब से लिपि स्टार्ट हुई तो इसमें ध्वनियों के जो आधार थे उन्हीं के आधार पर इसका आरंभ हुआ है। ठीक है, ध्वनियों के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें 343 जो अनुच्छेद है उसी के अंतर्गत भारत जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है हमारा, भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? यानी कि भाषा के जो भेद कह लो या फिर अंग कह लो या फिर उसके या फिर रूप कह लो, बहुत सारे नाम हैं अपने ढंग से मानने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है, वर्ड शब्द है, वर्ड है, शब्द है, पद है, वाक्य है। वर्ड शब्द अनुच्छेद वाक्य, वर्ड वाक्य, वर्ड विचार, वर्ड शब्द वाक्य भाषण। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ये सही है क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी भाषा की वर्ड से, फिर वर्ड को मिलकर बनता है शब्द, शब्दों को मिलकर बनता है पद और पद को मिलकर एक वाक्य को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारी भाषा के ये अवयव हैं, चाहे अवयव कह लो, रूप कह लो, भेद कह लो, प्रकार कह लो, जो भी कहना है आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या फिर आँखों से? तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, व्यक्त ध्वनियों से, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम ध्वनियाँ निकालते हैं उन्हीं को हम भाषा का रूप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, आप लोग इसे नोट जरूर करें, ये वाला प्रश्न। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। ठीक है, तो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है और संयुक्त है वाक्य है। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि। बहुत अलग अलग रूपों में आता है लघुतम इकाई, सार्थक के रूप में आता है, अर्थ के रूप में आता है और भी अनेक रूपों में आता है। बहुत सारे प्रश्न अभी मिलेंगे आपको,
तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें कि सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि, ठीक है, तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। जो अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि का जो हमें उल्लेख मिलता है वो किस भाषा में है, संस्कृत में है, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्राकृत भाषा में मिलता है ये। ठीक है, क्योंकि प्राकृत भाषा में इसका जो सांकेतिक रूप मिलते हैं अशोक के शिलालेख पे ब्राह्मी लिपि के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर भाषा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सही। अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी ही मानते थे, हिंदवी ही कहते थे, इसीलिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। आप इस पर स्टार ज़रूर लगाएं सभी लोग और इसे नोट ज़रूर करें। ठीक है, ये वाला अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या उपयुक्त किया है, तो हिंदवी ही माना है इन्होंने। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का संबंध किसे माना जाता है। तो किसे नहीं होगा, किससे होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लें, किससे माना जाता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी का जो संबंध है वो किससे माना जाता है, यानी कि पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है। तो ऑप्शन है मागधी से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, शौरसैनी से या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, अर्ध मागधी से ही इसका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियों को रखा है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 बोलियां रखी गई हैं हमारी पूर्वी हिंदी में, और पूर्वी हिंदी का जो आरंभ होता है वो अर्ध मागधी से होता है। ठीक है, इसके बाद शौरसैनी में 5 बोलियां रखी गई हैं, इसमें पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हैं। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पहले हमने एक प्रश्न में बताया था कि हिंदी की टोटल 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो उसे हम सभी जानते हैं कि उसे राजभाषा ही कहेंगे, राजकाज की भाषाओं में प्रयुक्त होती है, राजकीय भाषा होती है, तो उसे राजभाषा ही नाम देंगे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। ठीक है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो प्रश्न 5 हमने पहले बताया था, ये प्रश्न शायद दूसरी बार रिपीट हो गया है। तो 5 है, हिंदी की 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न बनता है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। तो हिंदी में जो बोलियां रखी गई हैं टोटल 22 बोलियां हैं। ठीक है, तो जो मानक रूप है वो कौन सा है, अवधी भाषा को रखा गया है, खड़ी बोली को रखा है, ब्रज भाषा को, राजस्थानी को, किसको रखा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा खड़ी बोली को ही हिंदी में मानक बोली का रूप धारण किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। जो भारत में हमारी यानी कि हमारी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस रूप से है, इसे हिंदी भाषा लिख लें आप, भारत को कुछ प्रश्न ठीक से नहीं है, हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा का साहित्यिक विकास किस क्रम से माना जाता है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सही। ठीक है, ए आंसर सही है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, ठीक है, पाली, इसके बाद प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश, इसी रूप में ये चली है। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा ए।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। कितनी अच्छी सी बात कही है किसी कवि ने, विद्वान ने, कि अगर भाषा ही नहीं होती, भाषा की ज्योति ही नहीं होती तो ये विश्व हमेशा के लिए अंधकार होता। विश्व में न कोई बोलने वाला, न कोई किसी को सुनने वाला होता। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। महर्षि दंडी का मानना है ऐसा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर भाषा की ज्योति न होती तो संपूर्ण विश्व अंधकारमय होता। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पाणिनि की रचना का नाम है। तो हम सभी जानते हैं कि पाणिनि की एक प्रमुख रचना है वेदांग ज्योतिषी, अष्टाध्यायी, या फिर अर्थशास्त्र, या फिर नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी सही। अष्टाध्यायी ही पाणिनि की प्रमुख रचना है। ठीक है, जिसमें इन्होंने संस्कृत का व्याकरण रखा है। दूसरा है प्रश्न है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, ध्वनि की, शब्द की, वाक्य की, या फिर लिपि की। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही। ठीक है, डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो लिपि है उस पर कोई व्याकरण नहीं लिख सका है। व्याकरण जैसा जो मतलब जिस रूप से लिपि को निर्धारित किया गया था, आज भी हम उन्हीं मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं। उसमें कोई उलटफेर नहीं हुआ है। हालांकि वो बस शब्दों का थोड़ा सा इधर का उधर मतलब चेंजिंग हुई है सब वर्डों में, लेकिन कोई वर्ड नहीं जोड़ा गया है, ना ही कोई वर्ड हटाया गया है। तो इस पे व्याकरण नहीं लिखा गया है लिपि पे। बाकी सबके ऊपर व्याकरण है, वाक्य, शब्द, अर्थ, ठीक है, वर्ड, सब का एक अपना व्याकरण है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, या फिर जननागरी लिपि है, अरामाइक है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी भाषा की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ठीक है, मानक रूप। तो पहला है किशोरी लाल वाजपेयी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। तो सबसे पहले जो हिंदी में कुछ चेंजिंग करना था, उसके मानक रूप बनाने थे, तो वो सबसे पहले जो किसी का विचार आया था तो वो किशोरी लाल ने ही रखा था अपना मत। ठीक है, किशोरी लाल के माध्यम से ही हमारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था मानक हिंदी के रूप में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस की रचना हिंदी भाषा में की है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दयानंद का एक बहुत ही फेमस कृति रही है। ठीक है, तो भाषा योग, वशिष्ठ, सुधा सागर और सत्यार्थ प्रकाश वेदांत धर्म। तो आंसर हमारा हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस रचना है। इसके बाद और लास्ट प्रश्न है हमारा, कन्नौजी हिंदी की किस उपबोली की एक बोली है। ठीक है, जो कन्नौजी बोली है, ठीक है, कन्नौजी हिंदी, कन्नौजी जो भाषा है वो किस हिंदी की किस उपबोली की एक बोली है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 भाषाओं को रखा गया है। अवधी पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं हैं। आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर बी सही हो जाएगा। कन्नौजी हिंदी जो आती है वो हमारी जो कन्नौजी भाषा है वो हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों को रखा गया है। ठीक है, पहली है ब्रज भाषा, बागरू या हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रज, बागरू, बुंदेली भाषा है। ठीक है, और खड़ी बोली, इसके साथ ही और बुंदेली।
कन्नौजी सॉरी, और कन्नौजी, ये 5 भाषाएं हमारी पश्चिमी हिंदी में रखी गई हैं। और जो कन्नौजी है वो एक पश्चिमी हिंदी का ही उपभाषा है। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट अब दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू।